My dear students, welcome at Captain Batra classes. I expect that all of you are fine and enjoying your studies. जैसा आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोनाउन का चैप्टर मैंने कुछ दिन पहले फिनिश किया। इसके बाद मैंने आपको वर्ब के चैप्टर को आगे पढ़ाना स्टार्ट किया। आज मैं आपको प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस कराने चल रहा हूँ। तो जैसा आप जानते हैं कि जब आप प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो ए बी सी डी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आपको ये देखना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर यानी ग्रामर के आधार पर अगर उसके किसी पार्ट में करेक्शन है, अगर आपको लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर एनी पार्ट रिक्वायर्स एनी करेक्शन, तो जिस पार्ट में करेक्शन होगा दैट विल बी योर आंसर, वही पार्ट आपका आंसर होगा। इफ यू थिंक दैट देयर इज नो करेक्शन द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर आपको लगे कि इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर करेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, और डी का मतलब है नोयर। तो इस प्रकार से आपको ग्रामर के आधार पर यह बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो आज मैं आपको प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस कराने चल रहा हूं। तो प्रोनाउन में पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि दीज बुक्स आर संजूज, यानी ये संजू की किताबें हैं। एंड योर का मतलब तुम्हारी किताबें हैं। देन वाई, फिर क्यों। आलोक वांटेड टू टेक देम, आलोक उनको लेना चाहता है। अब आपको यह बताना है कि पार्ट ए में करेक्शन है दीज बुक्स आर संजूज एंड योर, देन वाई आलोक वांटेड टू टेक देम। अब आपको यह बताना है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी किस पार्ट में करेक्शन है। और अगर किसी पार्ट में कोई करेक्शन नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका आंसर डी होगा। तो अब आप ये बताइए कि इसके किस पार्ट में करेक्शन है, सेंटेंस को पढ़ें और बताएं। तो आप याद करिए, मैंने प्रोनाउन में आपको प्रोनाउन का चार्ट पढ़ाया था, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट, जिसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस पढ़ाया था, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और जैसा मैंने बोला कि इनके नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो अब आपको उसी रूल के आधार पर यह बताना है कि इसमें कहां पर करेक्शन है। अगर आपको याद हो तो याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि जब हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, अगर किसी नाउन को हमें पजेसिव केस में रखना होगा तो उसमें हम एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। जैसे दीज बुक्स आर संजूज में जो संजूज लिखा है ये पजेसिव केस में, किसी नाउन को पजेसिव केस में रखने के लिए एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। इसके बाद आप यहां देखो योर लिखा हुआ है, ये जो योर है ये भी पजेसिव केस में है। जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट पढ़ाया था उस समय आपको ये बताया था कि योर एक होता है और एक होता है योर्स, और इन दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है। योर जब भी हम यूज करते हैं उसके बाद हमेशा हम कोई ना कोई नाउन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर ये कहना हो कि दिस इज योर, तो उसके बाद आप लिखेंगे क्लास, दिस इज योर क्लास। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम माई का यूज करेंगे, योर का यूज करेंगे, हिस का यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे और इट्स का यूज करेंगे, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है।
और इनके बाद हमेशा हम कोई ना कोई नाउन यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि दिस इज योर क्लास, यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज योर, आप योर के बाद हमेशा नाउन लिखेंगे। तो अब आपको यहां पर क्या एरर है, दीज बुक्स आर संजूज एंड योर लिखा है। या तो आप ये कहें कि दीज बुक्स आर संजूज एंड योर बुक्स, और आपको मालूम है कि अब आप योर बुक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि जब एक बार हमने नाउन को यूज कर लिया तो अब हम उस नाउन को दोबारा यूज नहीं करेंगे, उसका रिपीटिशन नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसकी जगह पर आप योर्स का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होगा दीज बुक्स आर संजूज एंड योर्स। और योर्स का मतलब क्या है, योर्स का मतलब यह है कि योर बुक, जैसे मैंने कहा कि दिस इज माई कोट, दिस इज माई कोट का मतलब यह है कि ये मेरी कोट है। और अगर हम ये कह दें कि दैट इज योर्स, दैट इज योर्स का मतलब क्या है कि दैट इज योर कोट, यानी या तो हम ये कहें कि दैट इज योर कोट, और या हम ये कहें कि दैट इज योर्स। तो जब हमने एक बार कोट का यूज कर लिया तो हम दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पर क्या कहेंगे, दैट इज योर्स। तो इस प्रकार से यहां पर जो योर आया है उसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन लेना ही होगा। तो इस तरह से ये योर नहीं होगा, बल्कि यहां पर योर्स होगा। दीज बुक्स आर संजूज एंड योर्स, यानी यहां पर आपको ये पजेसिव प्रोनाउन लेना होगा। ये पजेसिव प्रोनाउन यहां पर गलत है। ये बात मैंने आपको प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में आपको समझाई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी जैसा आपको मालूम है प्रोनाउन से ही है। वंस शी आस्क्ड हर, एक बार उसने उससे पूछा। आस्क्ड हर टीचर, अपने टीचर से पूछा। दैट व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो अब आपको देखना है कि वंस शी आस्क्ड हर, पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा ये है टीचर, दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर। अब अगर इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ने का प्रयास करें तो वंस शी आस्क्ड हर, इसमें कोई एरर आपको नहीं लग रही है, हर टीचर। दैट व्हाट, अब आप पार्ट बी में देखिए कि दैट और व्हाट लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि दैट और व्हाट ये दोनों प्रोनाउन भी हैं और ये दोनों कंजंक्शन भी हैं। तो आप इनमें से दोनों में से एक ही का यूज कर सकते हैं, वंस शी आस्क्ड हर टीचर। अब चूंकि अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में लाते हैं तो हम जो क्वेश्चन वर्ड व्हाट होता है, व्हाई होता है, वेयर होता है, उसी को हम कंजंक्शन बना देते हैं। यानी यहां पर ये जो दैट लिखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वंस शी आस्क्ड हर टीचर व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, यानी इसमें जो दैट और व्हाट दो कंजंक्शंस आए हुए हैं या दो प्रोनाउंस आए हुए हैं, इसमें से एक ही प्रोनाउन आपको यूज करना है, एक ही कंजंक्शन यूज करना है। जो व्हाट है यही यहां पर कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करेगा। तो आप इसको याद रखेंगे। ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी जब आप चेंज करते हैं तो आपको मालूम है कि अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो क्वेश्चन वर्ड है वही कंजंक्शन का काम करने लगता है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हम बीच में कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, लेकिन अगर इंटरोगेटिव है तो जो इंटरोगेटिव वर्ड होगा वही कंजंक्शन का काम स्टार्ट कर देगा। तो इसमें व्हाट ही जो है ये कंजंक्शन बन जाएगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा
वो पार्ट बी होगा। दैट और व्हाट दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आलोक इज द बेस्ट बॉय एंड हु रीड्स। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। आलोक इज द बेस्ट बॉय एंड हु रीड्स हिज बुक्स व्हेन वी स्लीप एट नाइट। अब आप देखो पार्ट ए में आलोक इज द बेस्ट बॉय एंड हु रीड्स। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन देखा था उसमें आपने देखा कि एक ही साथ दो कंजंक्शंस आए थे। ठीक उसी से मिलती जुलती कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि यहां पर भी दो दो कंजंक्शन एक साथ आ रहे हैं। दो कंजंक्शन का मतलब यह है कि इसमें एंड कंजंक्शन है और जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ाया था तो रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कंजंक्शन का भी काम करते हैं। तो आलोक इज द बॉय हु रीड्स हिज बुक्स, यानी इसमें जो एंड आया है इस कंजंक्शन की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है। तो इस प्रकार से आलोक इज द बॉय हु रीड्स हिज बुक्स व्हेन वी स्लीप एट नाइट। तो यहां पर एंड की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था कि ये जो हु है ये खुद ही रिलेटिव प्रोनाउन है और कंजंक्शन का काम करता है, तो इसमें एंड की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल है व्हेन आई सॉ अ बेबी, यानी जब मैंने एक बच्चे को देखा। आई वॉज अनेबल टू से, तो मैं ये नहीं कह सकता था वेदर की। आप जानते हैं इंग्लिश में की के लिए वेदर होता है, की के लिए दैट का यूज करते हैं और की के लिए हम इफ का भी यूज करते हैं, इफ वेदर और दैट। तो वेदर का मतलब है कि सी वॉज अ गर्ल, कि वो एक लड़की थी या नहीं। अब आपको ये देखना है कि व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वॉज अनेबल टू से वेदर सी वॉज अ गर्ल और नॉट। तो अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि क्या गलती है, वो आप इसको समझ करके बताइए। अब देखिए, जैसे जब आप ये कहते हैं कि जब मैंने एक बेबी को देखा तो मैं ये नहीं कह सकता था कि ये लड़का है कि लड़की। तो इस सेंटेंस में जब आपने उसके लिए सी का यूज कर लिया, तो सी का यूज कर लिया तो अब तो आपने डिटरमाइन कर दिया, आपने बता दिया कि वो लड़की ही है। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेबी होता है, जो बेबी का मतलब जो इन्फेंट, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी, उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज है। हालांकि बेबी का जेंडर तो माँ के पेट में ही फिक्स हो जाता है, निर्धारित हो जाता है, लेकिन यहाँ जो सी है वो नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पर हम इट लिखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में बेबी के लिए, इन्फेंट के लिए, नवजात शिशु के लिए हम किसका यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं। यानी इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ कि वेदर इट वॉज अ गर्ल और नॉट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल है दिस नोटबुक इज नॉट योर्स। एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन मैंने वही आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अब ये बात आप जानते हैं कि क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं ट्विस्ट में होते हैं। अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं होगा फिर वो क्वेश्चन किस चीज़ का। लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए रूल्स पर बेस्ड हैं। तो दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, अगर आप देखें ये नोटबुक तुम्हारी नहीं है। परहैप्स इट इज हर्स,
अब आप देखिए वही पुरानी बात जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था, मैंने बोला आपसे कि हर के बाद, योर के बाद, हिस के बाद, माई के बाद आपको हमेशा कोई ना कोई नाउन लेना होगा। यानी आपको क्या कहना था, परहैप्स इट इज हर बुक्स। अगर आप यहाँ पर ये आप लिख रहे हो, अगर ये आपने यहाँ पर हर लिख ही लिया तो उसके बाद आपको बुक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर ये पजेसिव एडजेक्टिव भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ कि हर पजेसिव एडजेक्टिव भी है, पजेसिव प्रोनाउन भी है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अब यहाँ पर हर की ज़रूरत है कि नहीं, तो जब एक बार हमने बुक को मेंशन कर दिया तो अब आप जानते हैं कि दोबारा हम बुक को मेंशन नहीं कर सकते। तो जहाँ पर ये हर लिखा है वहाँ हम हर की जगह पर क्या लिखेंगे, वहाँ हम लिखेंगे हर्स। परहैप्स इट इज़ हर्स, और हर्स का मतलब क्या है, परहैप्स इट इज़ हर बुक्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जहाँ हर है वहाँ पर हर्स होगा, क्योंकि हर को यानी किसी पजेसिव एडजेक्टिव को, पजेसिव प्रोनाउन को, जो जिनमें कि हर है, माई है और माइन है, इनको तो हम बिना नाउन के यूज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हर्स लिखेंगे, जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि herself is a teacher, herself is a teacher, but she does not avail herself of the chance to prosper। हिंदी देखिए, herself is a teacher का मतलब यह है कि वह एक टीचर है, but she does not avail herself, लेकिन वो अपने को अवेल नहीं कराती है, किस चीज से, यानी वो इसका फायदा नहीं लेती, ऑफ द चांस टू प्रॉस्पर, यानी जब पैसे कमाने का समय होता है तो पैसे कमाने के चांस को वो अवेल नहीं करती। कहने का अर्थ ये है कि वो एक टीचर है, लेकिन वो अपने टीचिंग के माध्यम से पैसे कमाने के तरीके को एडॉप्ट नहीं करती, यानी वो पैसों पर फोकस नहीं करती अपने टीचिंग के माध्यम से। ये इस सेंटेंस का मतलब है। अब आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर एरर है। अगर आपको याद हो, प्रोनाउन में हम लोगों ने एक प्रोनाउन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन थे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे। और मैंने आपको एक रूल लिखाया था, याद करिए, एक रूल आपने लिखा था कि जब भी हम किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके नहीं आ सकता। जैसे ये जो हर सेल्फ लिखा है, इस हर सेल्फ की जगह पर होना चाहिए था कि सी इज अ टीचर। आप ये नहीं कह सकते हैं, जैसे लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन के दौरान ये बोलते हैं कि माई सेल्फ अमित, तो या कहते हैं माई सेल्फ इज अ टीचर। दिस इज 100% रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर। आपको बोलना चाहिए कि आई एम अमित, या माई सेल्फ इज अ टीचर नहीं होगा, बल्कि आई एम अ टीचर। यानी जो हर सेल्फ है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ब का सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस की तरह से यूज नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर सेल्फ इज अ टीचर, माई सेल्फ इज अ टीचर, योर सेल्फ इज अ टीचर, बल्कि उसकी जगह पर आप नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट बन करके आता है आप उसी का यूज करेंगे। तो यहां पर सी इज अ टीचर होगा, ना कि हर सेल्फ इज अ टीचर। जैसे जब हम ये कहते हैं कि आई विल डू इट, आई विल डू इट का मतलब मैं इस काम को करूंगा।
अगर मैं ये कह दूं कि माई सेल्फ विल डू इट, तो दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर। माई सेल्फ विल डू इट नहीं कह सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं इस काम को करूंगा। जब आप ये कहते हैं कि आई माई सेल्फ, तो अब इसमें जो माई सेल्फ आया हुआ है ये एक एम्फैटिक प्रोनाउन है, ना कि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे इस सेंटेंस में आप ये कह सकते हो कि सी हरसेल्फ इज अ टीचर, यानी वह स्वयं एक टीचर है। तो जब सी के बाद आपने हरसेल्फ लिखा तो ये यहाँ पर एक एम्फैटिक प्रोनाउन है, ना कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आप देखिए यहाँ अवेल के बाद जो हरसेल्फ आया हुआ है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप याद करिए, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखाया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं याद करिए, अवेल, एक्सर्ट, अप्लाई, प्रेजेंट, एब्सेंट। ये एक लंबी लिस्ट है जो मैंने आपको लिखाई थी कि उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिलहाल ये जो हरसेल्फ है यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह से यूज नहीं हो सकता, हमें इसकी जगह पर सी लिखना होगा। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग बॉयज एंड गर्ल्स 8 boys love one another while 2 girls hate each other। यानी लड़के और लड़कियों में 8 बॉयज ऐसे हैं जो एक दूसरे को लव करते हैं और 2 गर्ल्स ऐसी हैं जो एक दूसरे को हेट करती हैं। अब आपको देखना है कि इस सेंटेंस में कहाँ गलती है। अगर आप सेंटेंस को ब्रेकअप में देख करके थोड़ा समझने का प्रयास करें, जैसे अमंग बॉयज एंड गर्ल्स, इस सेंटेंस में कोई गलती समझ में नहीं आ रही। 8 boys लव वन अनदर, इस सेंटेंस में भी कोई गलती समझ में नहीं आ रही। while ये एक कंजंक्शन है, 2 girls hate one another। आप याद करिए, जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तो प्रोनाउन के दौरान मैंने आपको बोला था कि जब हम टू के लिए बोलते हैं तो उस समय ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जब हम मोर देन 2 की बात करते हैं उस समय हम वन अनदर का यूज करते हैं। जैसे जब 8 बॉयज की बात हो रही है तब तो यहां पर इसके लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे, दिस इज करेक्ट। लेकिन जब हम 2 गर्ल्स की बात करेंगे तो 2 गर्ल्स के लिए वन अनदर नहीं आएगा, बल्कि 2 गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे, 2 गर्ल्स के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। वन अनदर का यूज हम मोर देन 2 के लिए करते हैं, और जब हम 2 की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ईच अदर। यानी इस पार्ट में करेक्शन कहाँ पर हो गई, पार्ट सी में जो वन अनदर है उसकी जगह पर ईच अदर होगा, क्योंकि 2 के लिए ईच अदर आता है और मोर देन 2 के लिए वन अनदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास। थोड़ा ये सेंटेंस पढ़ के समझने में आपको परेशानी आएगी और समझ के आधार पर ही आप इस सेंटेंस का आंसर दे पाएंगे। ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, यानी जिन गर्ल्स ने, जिन लड़कियों ने फर्स्ट डिवीजन पाया है, ओनली वन, उनमें से केवल एक। और जैसे ही आप सेंटेंस को ढंग से समझ लेंगे मीनिंग उसकी, वैसे ही आप आंसर भी बता लोगे। तो जिन लड़कियों को फर्स्ट डिवीजन मिला है उनमें से एक लड़की ऐसी है, इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। वो लेबोरियस भी है और इंटेलिजेंट भी है। अब मैं इस पूरे सेंटेंस की पूरी हिंदी आपको बताता हूं। इस पूरे का मतलब यह है कि जिन लड़कियों को फर्स्ट डिवीजन मिला है उनमें से केवल एक ही लड़की ऐसी है जो लेबोरियस भी है और इंटेलिजेंट भी है। अन्यथा जिनको फर्स्ट डिवीजन मिला है
वो या तो लेबोरियस हैं और या तो इंटेलिजेंट हैं, यानी दोनों नहीं हैं। तो अब आपको ये इस सेंटेंस में एरर बतानी है, ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास। अभी मैंने हालांकि बोलने के दौरान आपको बता भी दिया था, ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। इसमें पार्ट बी में जो सी लिखा हुआ है, इस प्रोनाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रोनाउन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप देखो, ओनली वन ऑफ द गर्ल्स यानी द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, ये एक क्लॉज है और गर्ल्स सब्जेक्ट है और हैव सिक्योर्ड ये वर्ब है, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये इसका प्रेडिकेट हो गया। लेकिन इसके पहले जो ओनली वन लिखा हुआ है, ये ओनली वन के लिए यहां पर हमने इज का प्रयोग किया। ओनली वन इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, और यहां पर सी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सी अननेसेसरी यूज हुआ है। तो इस प्रकार से पार्ट बी में सी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। आप इसको यहां से देख सकते हैं, ओनली वन इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। और तो इस प्रकार से दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई नाउन आया ही नहीं जिसके लिए आप सी का यूज कर सके। प्रोनाउन के लिहाज से भी ये गलत है, तो यहाँ पर जो सी है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम टू योर्स वेडिंग। फिर इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, योर और योर्स, माई और माइन, आवर और आवर्स, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, आई कैन नॉट कम टू योर्स वेडिंग, यानी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। बिकॉज क्योंकि, माई एग्जाम्स बिगिन ऑन दैट डे, क्योंकि उसी दिन मेरे एग्जामिनेशन शुरू हो गए। बिगिन, माई एग्जाम्स बिगेन, बिगिन नहीं बल्कि यहाँ पर बिगेन होना चाहिए। बिकॉज माई एग्जाम्स बिगेन ऑन दैट डे, क्योंकि उसी दिन मेरे एग्जामिनेशन शुरू हुए थे। तो अब आप देखो क्या इसमें एरर है। अगर आप ध्यान से रिकॉल करिए जो मैंने आपको बताया था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये जो योर्स है, योर्स के बाद हम कभी भी नाउन का यूज नहीं करते। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो योर होता है ये एक पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है। जैसे अगर मुझे ये लिखना हो कि दिस इज माई कोट, ध्यान दीजिए, सॉरी, दिस इज माई की जगह पर आप लिखें कि दिस इज योर कोट, दिस इज योर कोट। यानी जब आपने योर लिखा तो योर के बाद आपने कोट इस नाउन का यूज किया, दिस इज योर कोट। या अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज माई कोट। मीन्स टू से, जब आप माई का यूज करोगे, योर का यूज करोगे, तो हमेशा उसके बाद आपको नाउन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि दैट इज योर्स, दिस इज माई कोट एंड दैट इज योर्स, ये मेरी कोट है और वो तुम्हारी कोट है। तो अब आप देखिए, दिस इज माई कोट के बाद दैट इज योर्स जो लिखा है, इसका मतलब क्या, दैट इज योर कोट। लेकिन अब हमने योर अगर लिखा होता तो उसके बाद कोट लिखते, लेकिन और अगर हम योर्स लिख देंगे तो योर्स के बाद हम कभी भी नाउन का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, योर्स के बाद
वेडिंग लिखा हुआ है, यानी इस सेंटेंस में आपको योर्स नहीं लिखना है, बल्कि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि योर वेडिंग। अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम टू योर वेडिंग होगा, ना कि कम टू योर्स वेडिंग होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट, इसमें एक और एरर है और ये मिस प्रिंटिंग है, यहां आपको दैट होना चाहिए था। द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वॉज, ये एरर नहीं है, एरर अब आप आगे से बताएंगे। द शॉपकीपर सेड दैट, आप ये मान लीजिए कि ये जो है पार्ट ए का हिस्सा है। द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वॉज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। शॉपकीपर ने कहा, दुकानदार ने कहा कि जो गड़बड़ी हुई है, जो उसमें जो डिफेक्ट था उस प्रोडक्ट में, उसकी जिम्मेदारी निर्माताओं की थी। सपोज दैट आपने किसी शॉप से कोई सामान लिया, उस सामान में कोई फॉल्ट है, तो उसने कहा कि भाई ये कंपनी ने ही ऐसा बना के दिया, तो हम इसमें क्या करें। तो द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वॉज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी निर्माताओं की जिम्मेदारी थी। तो अब आप इस सेंटेंस में देखिए क्या गलती है। गलती यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स लिखा हुआ है, इस मैन्युफैक्चरर्स में इसको हमें पजेसिव केस में रखना चाहिए था। या तो हम इसको ऐसे लिखें, अगर हम ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो एक है, मैन्युफैक्चरर, अगर हम ये दिखाना चाहते हो कि मैन्युफैक्चरर एक है, निर्माता यानी उस कंपनी का जो निर्माता है वो एक व्यक्ति है, तो हम लिखेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी निर्माता की जिम्मेदारी। और अगर हम ये दिखाना चाहें कि कई लोग हैं उसमें जिम्मेदार, तो हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या करना है, हमें इसको पजेसिव केस में रखना। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है, तो मैं इस बात को कैसे लिखूंगा। मैं ये कहूंगा कि दिस इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। अब अगर मेरे को ये है कि स्टूडेंट एक है, तो हम स्टूडेंट लिख करके उसमें अपोस्ट्रोफेस लिखेंगे, और अगर कई विद्यार्थी उसमें शामिल हैं तो हम स्टूडेंट्स लिख करके, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फिर वो पजेसिव केस में नहीं जाएगा, उसे हमें पजेसिव केस में ले जाना होगा। तो फिलहाल इसमें एरर क्या हो गई, इसमें एरर ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स लिखा हुआ है उसको आपको पजेसिव केस में लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स absented themselves, यानी पायल और उसके दोस्तों ने भी, जैसे पायल ने वैसे उसके दोस्तों ने भी क्या किया, absented themselves, absent हुए from the class, क्लास से, because, क्योंकि it was the day of बिहार बंद, क्योंकि यह बिहार बंद का आह्वान किया गया था, कॉल किया गया था, उस वजह से पायल और उसके दोस्त सभी क्लास में नहीं आए। तो पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स absented themselves। अब आप याद करिए कि आपको मैंने लिखाया था कि absent, present, avail, exert, apply, इन सब के बाद हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी absent के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये एरर नहीं इस सेंटेंस में, absent के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आया है, लेकिन आप लोग वर्ब का चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, और याद करिए वर्ब के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, वर्ब के चैप्टर में आपने ये पढ़ा है कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को
एज वेल एज से, विद से, along विद से, एंड नॉट से, टुगेदर विद से, लाइक से, अनलाइक से, अगर इनसे हम ज्वाइन करते हैं तो वर्ब किसको एग्री करती है? वर्ब एग्री करती है पहले वाले सब्जेक्ट को, यानी जो S1 होता है। और आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब है absented। तो absented का मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ये तो हर स्थिति में सेकंड फॉर्म ही रहेगी, चाहे आई absented, दे absented, यू absented, सी absented। तो यानी वर्ब की सेहत पर तो इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब आपका सब्जेक्ट अगर पायल है तो पायल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब है। अगर उसके अकॉर्डिंग वर्ब है तो हमेशा प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग होता है। तो पायल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहां पर पायल के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा कि हर सेल्फ, ये चीज आपको लिखनी होगी। यहां पर हर सेल्फ लिखना है, ना कि देमसेल्फ्स, क्योंकि पायल के अकॉर्डिंग हर सेल्फ होगा। तो आप ये इस बात को ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल है कि नन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट, यानी दोनों क्वेश्चंस में कोई भी करेक्ट नहीं है। सो इसलिए आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली। सॉल्व देम प्रॉपरली, इसलिए मैं उन दोनों को अच्छे से हल नहीं कर सकता। तो नन ऑफ द टू क्वेश्चंस। अब आप देखिए, मैंने प्रोनाउन में कुछ आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि नन, नीदर, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, ये सब मैंने आपको बताए थे। ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और याद करिए, मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम दो का यूज करते हैं तो उस समय हम किसका यूज करेंगे? उस समय हम नीदर का यूज करते हैं। जब हम मोर देन टू का यूज करते हैं उस समय हम नन का यूज करते हैं। तो जैसे यहां लिखा है नन ऑफ द टू क्वेश्चंस, अगर टू क्वेश्चंस की बात हो रही तो हम क्या लिखेंगे? नीदर ऑफ द टू क्वेश्चंस। अगर यही जहां पर टू लिखा है, अगर यहां आप टू की जगह पर थ्री लिख दीजिए तो आप ये कह सकते हैं कि नीदर ऑफ द थ्री क्वेश्चंस। क्लियर? मैंने आपसे बोला कि जब हम दो की बात करते हैं उस समय नीदर होगा, जब हम मोर देन टू की बात करेंगे उस समय नन होगा। तो जब ये लिखा है कि नन ऑफ द टू क्वेश्चंस, क्लियरली मेंशन है टू क्वेश्चंस, तो आप क्या लिखेंगे? नीदर लिखेंगे, ना कि नन लिखेंगे। तो नीदर ऑफ द टू क्वेश्चंस। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रोनाउन के दौरान भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर हमने कहीं पर नीदर, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सब का प्रयोग किया हो तो उस समय वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो अब एक सवाल यह भी बन सकता है कि नीदर, चलिए मान लीजिए हमने लिखा कि नीदर ऑफ द टू क्वेश्चंस, और जहां पर इज लिखा हुआ है वहां हमने क्या कर दिया? आर। और आप ये देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चंस लिखा है तो आर है, तो ठीक तो है, क्वेश्चंस लिखा आर है। जबकि आपको मालूम है कि अगर नीदर, एनीवन, नो वन, समवन ये सब आ गए तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। और हर बात को आपको ध्यान रखना है। यह बात भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर कहीं पर प्रीपोजिशन ऑफ आया है तो ऑफ के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वही वर्ब का सब्जेक्ट होगा। मीन्स टू से यहां पर सब्जेक्ट कौन है? यहां पर सब्जेक्ट नीदर है। तो जब नीदर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, यानी वो उन सबसे अच्छे राइटर्स में, लेखकों में से एक है, दैट हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, जिन्होंने, दैट का मतलब जिन लोगों ने
इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए इसमें क्या गलती है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज रिटन। डिड यू गेट इट? आपने इस बात को समझा कि इसमें गलती क्या है? गलती इसमें यह है कि ये लिखा हुआ है बेस्ट राइटर्स, और बेस्ट राइटर्स के बाद यहां पर ये दैट आया हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें हैज रिटन आया हुआ है। हैज रिटन कैसे हो सकता है? जब हमने ये जो दैट लिया है, ये दैट राइटर्स के लिए यूज हुआ है, और राइटर्स क्या है? राइटर्स प्लरल है। तो जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन प्लरल है, यानी जो हमारा एंटीसीडेंट है, याद करिए मैंने आपको समझाया था कि जब हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उस प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो जब हमारा एंटीसीडेंट प्लरल है तो वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब हमेशा और हमेशा वर्ब आपकी प्लरल हो जाएगी, यानी यहां पर हैज रिटन की जगह पर हैव रिटन होगा, क्योंकि ये जो दैट आया है वो राइटर्स के लिए आया हुआ। अब आप ये नहीं सोचिएगा ही इज वन, सर अभी आपने बताया था कि ऑफ के पहले जो वन आया है, तो वन यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। आपने ये बात कह दी कि ही इज वन, ही इज वन, यानी वन इसमें आगे अब कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर आगे उसको हम कैरी नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट, यानी तुमने और उसने अपनी पूरी कोशिश की टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, पिछले साल एग्जामिनेशन को में पास होने के लिए तुमने और उसने अपनी पूरी कोशिश की। तो अब यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर एरर आप देख सकते हैं कि ये हिज लिखा हुआ है और हिज थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग है। तो जब भी दो प्रोनाउन आए हों और उन दोनों प्रोनाउन के लिए आगे हमें कोई एक प्रोनाउन लेना हो, तो वहाँ जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। मीन्स टू से यहाँ पर क्या हो जाएगा? योर। यू एंड ही ट्राइड योर बेस्ट, यू ट्राइड योर बेस्ट एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो यू एंड ही ट्राइड योर बेस्ट, तो यहां पर क्या होगा? योर होगा। मीन्स टू से इसमें पार्ट बी में करेक्शन होगा, हिज की जगह पर योर होगा। मैंने आपको बताया जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है, जो पहला प्रोनाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? यू का यूज कर, उसी के अकॉर्डिंग आगे हम प्रोनाउन लेंगे। और भी आप याद करिए, जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था उसके दौरान मैंने कहा कि वी, यू एंड दे विल हैव डिनर एट योर, एट देयर, एट आवर हाउस। तो उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि वी, यू एंड दे में हम वी के अकॉर्डिंग आवर हाउस का यूज करेंगे, यानी जो फर्स्ट पर्सन मतलब जो फर्स्ट सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हम आवर का यूज करेंगे। यहां पर भी हम यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? योर लेंगे, ना कि हिज लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर हैज नेग्लेक्टेड देयर वर्क। एक रूल, मतलब पहले इसकी मीनिंग समझ लें। द फाइनेंशियल एडवाइजर यानी जो वित्तीय सलाहकार था और जो वित्त अधिकारी था, हैज नेग्लेक्टेड देयर वर्क, उन्होंने क्या किया? अपने काम को नेग्लेक्ट किया, अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं किया, उसको इग्नोर किया। तो अब आप याद करिए, एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स, व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड, अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ एंड से ज्वाइन किया हो, ध्यान दीजिएगा पूरी बात मैं बता रहा हूं,
जब हमने दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन किया हो और एंड से एक साथ ज्वाइन होने के बाद अगर वो दोनों सेम पर्सन को दिखाते हो, आई एम रिमाइंडिंग यू द रूल, अगर वो दोनों सेम पर्सन को दिखाते हो, द वर्ब विल बी सिंगुलर एंड प्रोनाउन ऑल्सो विल बी सिंगुलर। तो अब ये हम जानेंगे कैसे, ये बात भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये जानेंगे कैसे दोनों सेम पर्सन को दिखाते हैं या अलग अलग पर्सन को दिखाते हैं। तो आप याद करिए कि उसमें ये नियम था कि अगर हमने दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज किया होगा तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग पर्सन हैं। जैसे द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, अगर हमने यहां पर भी आर्टिकल द लिखा होता तो आप जानते हैं तब ये दोनों अलग अलग पर्सन हो जाते, फाइनेंस ऑफिसर अलग होता और फाइनेंशियल एडवाइजर अलग होता। लेकिन जब हम एक से पहले ही आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, यानी वही व्यक्ति फाइनेंशियल एडवाइजर भी है और फाइनेंस ऑफिसर भी है, जब दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो हमारी वर्ब है वर्ब विल बी सिंगुलर, और इस सेंटेंस में भी जो वर्ब आई है वो सिंगुलर। लेकिन आगे आप देखिए इसमें जो प्रोनाउन आया हुआ है वो प्रोनाउन देयर लिखा हुआ है एंड दिस इज इनकरेक्ट। अब यहां जो प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, देयर की जगह पर ये जो प्रोनाउन है ये होगा हिज, यानी हैज नेग्लेक्टेड हिज वर्क। हिज वर्क इसलिए होगा क्योंकि वही व्यक्ति जो है फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंस ऑफिसर दोनों है, तो दोनों क्या करते हैं, सेम पर्सन को शो कर रहे हैं, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर और प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये दिखाया कि जो प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था उन प्रोनाउन पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, मैंने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, उनमें आपको एरर बताई और उसके पीछे कौन सा रूल, ग्रामर का कौन सा रूल रिस्पॉन्सिबल है और उससे रिलेटेड जिस चैप्टर से जिस रूल से था वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी एक प्रकार से मैंने आपका वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया। तो इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस हैं आगे मैं आपको कराऊंगा और आप अपनी जो बुक्स हैं उन किताबों से भी आप क्वेश्चंस करते रहेंगे ताकि आपकी इसमें और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। आई थिंक दैट you all would have enjoyed the session. Thank you so much.